चलो भाई, छोड़ Good morning all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. We have taught in last online classes basic English grammar for class 11th. 11th क्लास के बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में हमने सबसे पहले चर्चा की थी डेफिनेशन ऑफ ग्रामर की चर्चा की थी। ग्रामर की स्पेलिंग होगी GRAMMAR। ग्रामर की चर्चा की थी। ग्रामर की डेफिनेशन DEFINITION। ग्रामर की डेफिनेशन में अपन ने सेट ऑफ रूल्स विच से हाउ वर्ड्स आर चेंज अरेंज कंबाइंड टू शो डिफरेंट फंक्शन इज कॉल्ड ग्रामर। नियमों का एक समूह जो हमें बताए कि कैसे शब्दों को हम बदलें, अरेंज व्यवस्थित करें और कंबाइंड संयोजित करें टू शो फंक्शन डिफरेंट, जिससे फंक्शन डिफरेंट निकल के आए, जिससे अलग अलग फंक्शन दिखाई दे में ग्रामर कहलाता है। इसके बाद ग्रामर की डेफिनेशन आप ग्रामर में भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं और इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज की हमने इंग्लिश हिंदी संस्कृत की तरह अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। लैंग्वेज की जो अंग्रेजी होगी वो होगी LANGUAGE। लैंग्वेज की डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा था लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा क्या है? एक मीडियम है, माध्यम है। किसका? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ होगा संप्रेषण या आदान प्रदान का एक माध्यम है। वाई विच जिसके द्वारा वी एक्सप्रेस हम अभिव्यक्त करते हैं अवर थॉट्स एंड व्यूज टू अनदर पर्सन, अपने विचार और मतों को दूसरे व्यक्ति तक अभिव्यक्त करते हैं। मेरे विचार, मेरे थॉट्स और व्यूज आप तक पहुंच रहे हैं, इसमें मीडियम का कार्य कर रही है। इस कम्युनिकेशन में मीडियम का जो कार्य कर रही है वो लैंग्वेज कर रही है। लैंग्वेज भाषा को एक्सप्रेस अभिव्यक्त किया जाता है। दो तरीके से भाषा अभिव्यक्त की जाती है। एक तो होगा स्पोकन वे में बोल करके हम भाषा को अभिव्यक्त करते हैं और एक होगा रिटन इन सिंबल, भाषा को प्रतीकों में अर्थात लिखकर और बोलकर। दो तरीके से ही भाषा अभिव्यक्त की जाती है। आगे मैंने ये भी बताया था कि प्रत्येक भाषा में एक्सपर्टनेस लाने के लिए, विशेष योग्यता या विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए उस भाषा की स्किल्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है और स्किल को हम हिंदी में कौशल बोल देते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी जो भी भाषा है उस भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए आपको कौशल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और कौशल होते हैं वो 4 होते हैं। अंग्रेजी भाषा में हमने 4 कौशल की चर्चा की थी। वो 4 कौशल थे LSRW। L बराबर लिसनिंग, S बराबर स्पीकिंग, R बराबर रीडिंग और W बराबर राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सुनने और बोलने की प्रक्रिया घर पर हो जाती है क्योंकि घर प्रथम पाठशाला, माता पिता प्रथम गुरु कहलाते हैं। इसके अलावा पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया को हम दक्ष बनाने के लिए स्कूल में आते हैं। सबसे पहले स्कूल में हमें पढ़ना सिखाया जाता है, फिर हमें लिखना सिखाया जाता है। आपके 6 से लेके 11th क्लास के पाठ्यक्रम में जो सेक्शन पहला मिलता है, सेक्शन ए रीडिंग मिलता है और सेक्शन बी कौन सा मिलता है? राइटिंग। तो ये रीडिंग और राइटिंग सेक्शन इसी चीज को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। हिंदी में इसकी ट्रिक, जैसे अंग्रेजी में ट्रिक LSRW है तो हिंदी में भी इसकी एक ट्रिक बनती है जिसका नाम है शुभोपली। जैसा कि मैंने बता दिया है आपको, सु मीन्स सुनना, बो मीन्स बोलना, पा मीन्स पढ़ना, ली मीन्स लिखना। ये क्रम है, इसका प्रॉपर ऑर्डर है LSRW। ठीक है। इसके बाद फिर हमने चर्चा की थी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की 0 लेवल से और जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले एक छात्र इंग्लिश अल्फाबेट को सीखता है। क्या सीखता है? इंग्लिश अल्फाबेट। बेसिक एलिमेंट ऑफ सेंटेंस में हमने चर्चा की थी तो सबसे पहले छात्र ने क्या सीखी थी? इंग्लिश अल्फाबेट। जब आप LKG UKG की क्लास में स्कूल में पढ़ने आए थे तो सबसे पहले आपको A से लेकर Z तक अल्फाबेट सिखाई गई थी। अल्फाबेट के बाद आप जब A से लेकर Z तक अल्फाबेट अंग्रेजी वर्ड माला को जब आप सीख गए थे तो उसके बाद आपको उसमें डिवाइडेशन करना सिखाया था कि A से Z तक जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है
और उसमें ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर, जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वाउल्स लेटर और कंसोनेंट्स लेटर। ठीक है, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स के रूप में इनको डिवाइड किया गया था। वाउल्स की संख्या अंग्रेजी में 5 और कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21 होती है। शुद्ध प्रोनाउंसिएशन वाउल्स होता है और इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट्स होता है। ठीक है, 26 हो गए। इसके बाद स्वर, वाउल्स को हिंदी में स्वर कहा जाता है, कंसोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहा था। स्वर और व्यंजन में 26 अक्षर को बांटने पर 5 और 21 निकल के आए। इसके बाद हमने डिवाइडेशन किया था मीनिंग और नॉन मीनिंग लेटर्स के रूप में। मीनिंग और नॉन मीनिंग लेटर्स की हम बात करते हैं तो मीनिंग का मतलब अर्थ प्रदान कराने वाले अक्षर, जिनको बैठ लेने, जिनको अपन क्या कहते हैं भैया, इनका एक दूसरा नाम मॉर्फीम भी होता है। क्या होता है? मॉर्फीम। मॉर्फीम की संख्या अर्थात अर्थ प्रदान कराने वाले अक्षर की संख्या अंग्रेजी ग्रामर में केवल 2 ही होती है, जैसा कि ए मीन्स एक और आई मीन्स क्या होता है? मैं। इन 2 अक्षर के अलावा अंग्रेजी के 26 अक्षर, 24 जो शेष रहे अक्षर हैं, उनमें से ऐसा कोई अक्षर नहीं जो अपना अर्थ प्रदान कराता हो, अपना मीनिंग प्रदान कराता हो। ए का एक हो गया, बी का कोई अर्थ नहीं, सी डी ई एफ जी एच आई, आई का मैं, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड का कोई अर्थ नहीं निकलता। आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा, यू, कैसा? यू का अक्षर तुम, यू का अर्थ तुम होता है। अरे हम वाई ओ यू तो शब्द हो गया, यह बात अक्षर ज्ञान की चल रही है, हम बात इस यू की कर रहे हैं, तो इस यू का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे ए और आई का अर्थ निकल रहा है, ऐसे यू का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। आप बहुत से बोलते हैं साहब ओ हो आता है, तो ओ हो ऐसे बनता है, ना कि ओ ऐसे बनता। इस ओ का कोई अर्थ नहीं है, ये ओ हो तो क्या बन गया? एक शब्द बन गया है। तो केवल ये 2 ही रहे जिनको अंग्रेजी में एक दूसरे नाम मॉर्फीम से भी इनको कहा जाता है। इसके बाद नॉन मीनिंग का कोई दूसरा नाम नहीं है। नॉन मीनिंग की संख्या कितनी होती है? 24। मीनिंग की संख्या कितनी होती है? 2। तो इस प्रकार से ए से लेकर जेड तक जो इंग्लिश हमारी अल्फाबेट, हमारी जो वर्णमाला थी, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्वर और व्यंजन के आधार पर और मीनिंग और नॉन मीनिंग के आधार पर। इसके बाद ये लेटर की प्रोसेस हुई। लेटर के बाद का जो चरण होता है वो होता है वर्ड। लेटर के बाद हमने क्या पढ़ा था? वर्ड। लेटर के बाद हमने पढ़े थे वर्ड, लेटर, लेटर अक्षर, अक्षर के बाद का क्रम पढ़ा था हमने वर्ड में शब्द, शब्द के बाद हमने पढ़ा था अगला एलिमेंट फ्रेज पढ़ा था, और फ्रेज के बाद अगला एलिमेंट हमने क्लॉज पढ़ा था, और क्लॉज के बाद नेक्स्ट और लास्ट एलिमेंट था वो हमारा कौन सा था? सेंटेंस। लेटर से हमारा इतिहास, हमारी यात्रा शुरू हुई थी, और ये यात्रा हमारी कहाँ आके समाप्त हो गई है? सेंटेंस पर हमारी यात्रा समाप्त हो गई है। एलकेजी की क्लास में हमने लेटर को पढ़ना स्टार्ट किया था। लेटर के बाद गुरुजी ने यूकेजी फर्स्ट क्लास में आपको लेटर एक स्वतंत्र इकाई है, अक्षर एक स्वतंत्र इकाई, जैसा कि सी ए टी, अलग अलग अक्षर हैं, इनको कंबाइंड करके लिखा जाएगा तो सी ए टी क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक शब्द। फ्रेज का जैसा कि मैंने अर्थ बताया था, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेज नॉन वर्बल वर्ड्स होते हैं, बिना क्रिया वाले जो शब्द होते हैं वो आपके फ्रेज में आते हैं। 2 या वर्ड्स आते हैं तो 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के वाक्य अंश का निर्माण कराते हैं। पूरा वाक्य नहीं, वाक्य के एक अंश का निर्माण कराते हैं। जैसे वेरी गुड एक वाक्यांश है, वेरी नाइस एक वाक्यांश है, मेंशन नॉट, योर्स फेथफुली, डू हैव, बी पॉजिटिव, ऐसे शब्द, इनमें कोई वाक्य, इनमें शब्द वर्ब का कोई प्रयोग नहीं है। तो बिना वर्ब वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। क्लॉज, क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और क्लॉज में एक वर्ब होती है।
क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, फ्रेज में कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। तो ये ऐसे अंतर समझ सकते हैं। वर्ब भी यहाँ पर फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वह क्रिया कहलाती है जो नंबर पर्सन के हिसाब से प्रयोग होती है। जैसे आप ही के साथ राइट्स का प्रयोग करते हैं, यदि आप दे के संग राइट्स का प्रयोग करते हैं तो दे के साथ राइट्स का प्रयोग उचित नहीं है, और ही के संग राइट्स ना लगा के आप राइट लगाएंगे तो ये भी उचित नहीं है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिया का सही प्रयोग क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब कहलाता है, और ये प्रयोग सही नहीं है तो ये राइट फाइनाइट वर्ब नहीं है। दे के संग राइट्स सही प्रयोग नहीं है, क्या आना चाहिए था? दे के संग राइट। इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का सही यूज ही फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट, और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जहां दिए हुए हैं वो क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। एक और पढ़ा होगा आपने जिसमें एक सब्जेक्ट दिया हुआ है और एक प्रेडिकेट दिया हुआ है। प्रेडिकेट का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट का मतलब हो जाता है उद्देश्य और प्रेडिकेट का मतलब हो जाएगा विधेय। जहां एक उद्देश्य और विधेय दिया हुआ होता है वो भी क्या कहलाता है? क्लॉज, उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य के बाद की बात आती है सेंटेंस। सेंटेंस मेन एलिमेंट है और सेंटेंस पर आकर के हमारी यात्रा समाप्त हो जाती है। आपने 10वीं क्लास में क्लॉज पढ़ा होगा। क्लॉज कहां से आया? ये पूरा चरण पूरा हो गया। क्लॉज की उत्पत्ति फ्रेज, वर्ड और लेटर से हुई है। ठीक है, सेंटेंस के अंतर्गत 5 एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 होगा सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 क्या होगा? ऑब्जेक्ट, नंबर 4 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और नंबर 5 और लास्ट हो जाएगा एडवर्बियल। क्या हो जाएगा भैया? एडवर्बियल। बोर्ड थोड़ा छोटा होने के कारण मैं घर पर से ही वीडियो आज आपको डाल रहा हूं। बोर्ड छोटा होने के कारण शायद मेरी शक्ल आपको नहीं दिख रही होगी, तो शक्ल से कोई मतलब नहीं है, शब्द दिखने चाहिए। बोर्ड पर जो दिख रहा है वो आप थोड़ा जूम करके देख लें। मेरा सांचा ही ऐसा है तो थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, तो आप जूम करके देख लेना, सब कुछ स्पष्ट दिख जाएगा। तो सेंटेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 5 होते हैं। नंबर 1 होगा सब्जेक्ट, मैं बोल भी रहा हूं, नहीं दिख रहा है तो बोले हुए को ढंग से सुने। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और नंबर 4 हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और नंबर 5 हो जाएगा एडवर्बियल। सब्जेक्ट को जैसा कि हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं? कर्ता। वर्ब को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? क्रिया। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट को पूरक कहा जाता है, और एडवर्बियल को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो एक सेंटेंस में ये 5 अधिकतम एलिमेंट, अधिकतम तत्व की संख्या एक सेंटेंस में 5 होती है, और मिनिमम 2 होते हैं। 2 एलिमेंट से भी सेंटेंस बन जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब से। जैसे वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, 2 एलिमेंट से सेंटेंस बन गया। 3 से बना सकते हैं वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई एडवर्बियल हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्बियल से भी सेंटेंस बन गया। ठीक है, मिस्टर चौधरी या दे इलेक्टेड मोहन, ये सरपंच, दे सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टर वर्ब हो गया, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया, सरपंच कॉम्प्लीमेंट हो गया, यस्टरडे एडवर्बियल हो गया। तो 5 एलिमेंट का प्रयोग हो गया। उन्होंने कल मोहन को सरपंच चुना। दे इलेक्टेड मोहन ए सरपंच ऑफ द विलेज, तब भी ऑफ द विलेज एडवर्बियल है। तो 5 एलिमेंट से भी सेंटेंस बन जाएगा, 2 एलिमेंट से भी सेंटेंस बन जाएगा, 3 से भी बन जाएगा, 4 से भी बन जाएगा, और 5 से भी बन जाएगा। लेकिन मिनिमम एलिमेंट्स की संख्या 2 और मैक्सिमम एलिमेंट्स की संख्या होगी 5। ये बेसिक सफर था, यहां तक का हमारी बात चल रही थी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर में हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं, और सेंटेंस के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि देखो क्लॉज से ही सेंटेंस निकल के आ रहा है, तो आप इसको पार्ट्स ऑफ क्लॉज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पार्ट्स ऑफ क्लॉज। पार्ट्स ऑफ क्लॉज,
पार्ट्स ऑफ क्लॉज के बाद आएगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन टॉपिक में से एक है। राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम में पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक हुआ करता था, लेकिन एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक नहीं है। शकल दिख गई? ठीक है, तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ क्लॉज या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा आप लोगों का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट आएगा वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के बाद आएगा एडवर्बियल। क्या आएगा? एडवर्बियल। ठीक है, ये आएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। ये 5 एलिमेंट होते हैं। सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोल देते हैं कर्ता, वर्ब को हम हिंदी में बोल देते हैं क्रिया, ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोल देते हैं कर्म और कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोल देते हैं पूरक और इसको हम हिंदी में बोल देते हैं क्रिया विशेषण। इन 5 एलिमेंट के ज्ञान के बाद की चर्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर होगी। ठीक है, पार्ट ऑफ क्लॉज। एक क्लॉज भी एक सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस है। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल ये पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे पार्ट्स ऑफ क्लॉज भी कह सकते हैं और सेंटेंस के बेसिक मूलभूत तत्व भी इनको कह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अभी बोल के, वर्ड्स फ्लाई, सब्जेक्ट वर्ब से सेंटेंस बन गया। ही राइट्स ए लेटर, ही सब्जेक्ट, राइट वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, इससे भी एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, ऑब्जेक्ट वो कॉम्प्लीमेंट टीचर हो जाएगा। ठीक है, दे इलेक्टेड मोहन ए सरपंच, दे सब्जेक्ट, इलेक्टेड वर्ब, मोहन ऑब्जेक्ट और ए सरपंच कॉम्प्लीमेंट हो गया। दे इलेक्टेड मोहन ए सरपंच ऑफ विलेज, विलेज एडवर्बियल हो गया, सरपंच कॉम्प्लीमेंट हो गया, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड वर्ब हो गया और दे सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे इन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की चर्चा होती है। ठीक है, तो अब देखो सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, आप लिखें तो लिख सकते हैं वर्ड्स फ्लाई। वर्ड्स फ्लाई में क्या हो गया? केवल 2 ही हुए, ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? वर्ब। 2 एलिमेंट से सेंटेंस बन गया। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ही सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब हो गया, ए लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। 3 एलिमेंट से सेंटेंस बन गया। दे इलेक्टेड मोहन ए प्रेसिडेंट, दे क्या हो गया? सब्जेक्ट, इलेक्टेड वर्ब, मोहन ऑब्जेक्ट, ए प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ये देखो 4 एलिमेंट से सेंटेंस बन गया। विलेजर्स इलेक्टेड सुधा ए सरपंच, yesterday। विलेजर्स सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड वर्ब हो गया, सुधा ऑब्जेक्ट हो गया, ए सरपंच कॉम्प्लीमेंट हो गया और यस्टरडे एडवर्बियल हो गया। ये 5 एलिमेंट से सेंटेंस का निर्माण हो गया। अब बात ये आ रही होगी कि कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे, एडवर्बियल को कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो इसको लेकर के ही हमारी क्लास है। ठीक है, अभी तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ क्लॉज, आपसे ये पूछता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ क्लॉज कितने होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ क्लॉज की संख्या कितनी होगी? 5।
5 में नंबर 1 हो गया सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट, नंबर 4 क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट और नंबर 5 क्या हो जाएगा एडवर्बियल। ये इनकी एक याद करने की शॉर्ट फॉर्म भी है SVOCA, शबों का। क्या बोल देंगे इसको शबों का। S बराबर सब्जेक्ट, V बराबर ऑब्जेक्ट, V बराबर वर्ब, O बराबर ऑब्जेक्ट, C बराबर कॉम्प्लीमेंट और A बराबर एडवर्बियल। शबों का आप लोग यदि आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें तो शबों का हो जाएगा, शबों का सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। बेसिक एलिमेंट है, तत्व हैं सेंटेंस के। तो एक सेंटेंस के अंतर्गत मूलभूत तत्व, 2 तत्वों से भी सेंटेंस बन गया है, 3 तत्वों से भी हमारा सेंटेंस बन गया है, 4 तत्वों से भी हमारा सेंटेंस बन गया और 5 तत्वों से भी हमारा सेंटेंस मेड हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली क्लासेज में हमारी जो बात रहेगी वो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं, कॉम्प्लीमेंट की कैसे पहचान करते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कितने प्रकार के होते हैं और एडवर्ब या एडवर्बियल भी कितने प्रकार की होती हैं, इनकी कैसे पहचान करते हैं। आप नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, जितने भी राजस्थान या इंडियन लेवल के यूपीएससी एग्जाम हो, आरपीएससी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इंग्लिश जो आती है वो बेसिक इंग्लिश आती है और यही आते हैं। आपसे सेंटेंस पैटर्न भी पूछा जाता है कि आप एसबीओ से में सेंटेंस को अरेंज कीजिए या उसमें आप वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये सब बेसिक हैं। इनसे ही आप मिस्टेक्स भी ढूंढना सीख सकते हैं, एरर्स को भी सीख सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मैं 11th क्लास में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इन चीजों पर विशेष ध्यान दीजिए। इंग्लिश विद राकेश सर के नाम से हमारा चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जैसे ही अगली कोई वीडियो होगी तो वो तुरंत उस पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा या वीडियो की लिंक आपके पास पहुंच जाएगी और तुरंत खोल के देख लें। स्कूल से भी नहीं है तो तुरंत पहुंच जाएगी। आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो सब्सक्राइब होते जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा स्कूल ये सब जी सर से पहले आपके पास वीडियो तुरंत पहुंच जाएगी। इसलिए इंग्लिश विद राकेश सर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले इस बेसिक एलिमेंट्स की डिटेल्ड नॉलेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।